दोस्तों, हाल ही में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया तो नेटो की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि हम यूक्रेन को डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर कंट्री नहीं है। अब आप में से वे सारे लोग जिन्होंने जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था इसी विषय को लेकर, तो आप जानते होंगे कि नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपांशन की वजह से ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। और आज नेटो अगर यह कह रहा है कि हम आपकी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही दिमाग में खड़ा होता है कि क्या नेटो एक कमजोर ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। आज इसी प्रश्न के जवाब को ढूंढने का हम प्रयत्न करने वाले हैं। आपको पता होगा कि बार बार व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया ने इस बात पर अपनी आपत्ति जताई है कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बावजूद और उससे पहले आपने जो एक वादा किया था, वेस्टर्न वर्ल्ड ने वादा किया था कि नेटो जो है वो अपना एक्सपांशन नहीं करेगा, इस वादे को आपने बार बार तोड़ा है। और हकीकत यह है कि यस, नेटो और यूएसए ने इस वादे को तोड़ा है और नेटो का कंटिन्यूस ईस्टर्न एक्सपांशन होता रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो नेवी ब्लू कलर में देश हैं, यह नेटो के बहुत ही पुराने मेंबर कंट्रीज हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस देश पर फोकस कीजिए। इसका नाम है टर्की। यह क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर इसके साथ जुड़ी हुई खास बात क्या है, वो मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। अब देख लेते हैं कुछ स्काई ब्लू कलर के देश। यहां पर देखिए कुछ ऐसे देश हैं जो नेटो के मेंबर कंट्री बन चुके हैं और डायरेक्टली रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ये सारे देश जो है ना स्काई ब्लू कलर में, ये 1991 के बाद नेटो के मेंबर बने। और आज ये यूक्रेन में इश्यू चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो के फुल टाइम मेंबर बनाने की बात है। और अगर ऐसा हो जाता है तो प्रॉब्लम रशिया के लिए यह है कि यहाँ पर और ये पूरी जो रशिया की इन देशों के साथ बॉर्डर है, यहाँ पर नेटो के सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। और रशिया का बार बार कहना यह है कि हमारे लिए ये सिचुएशन हमारे गले पर नेटो की लटकती हुई तलवार के बराबर है और इस चीज को हम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज नेटो के टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं। इनके लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर 1949 में जब नेटो की स्थापना हुई तो ये सारे देश जो हैं वो नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स रहे। मैं क्विकली एक बार इनके नाम पढ़ लेता हूं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूके, यूएसए। 1952 में 2 देश ऐड हुए, ग्रीस और टर्की। 55 में जर्मनी, 82 में स्पेन। अब देखिए 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ, उसके बाद चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोलैंड, 2004 में बल्गेरिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया और क्रोएशिया जैसे देश भी नेटो के मेंबर बन गए। और 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, उसके बाद भी नेटो ने 2 और देशों को ऐड किया है। एक है मोंटेनेग्रो और दूसरा जो लेटेस्ट देश है 30th मेंबर है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। और इसी चीज को लेकर रशिया परेशान है और ये चीज रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने वॉर्सो पैक्ट पर साइन किया था, आपने हमें यह वादा किया था कि 1991 के बाद आप ईस्टर्न एक्सपांशन नहीं करेंगे, लेकिन आप एक्सपांशन करते ही गए हैं। और नेटो की वेबसाइट पर आपको यह भी पढ़ने को मिलता है कि अगर कोई यूरोपियन देश नेटो का मेंबर बनना चाहता है और आप हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो नेटो के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों ये सारे अलग अलग देश जो हैं वो नेटो के मेंबर कंट्री बनते जा रहे हैं, क्या ऐसा फायदा मिल रहा है उनको। द थिंग इज, यूएसए ने ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और यूएसए के आग्रह की वजह से ही ये सारे देश जो हैं वो नेटो के मेंबर कंट्रीज बनते जा रहे हैं। अब यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों यूएसए इन सारे देशों को नेटो का मेंबर बनाना चाहता है? उसके पीछे रीजन यह है कि यूरोपियन देश जो हैं उनका भी एक एम्बिशन है, उनका भी एक लक्ष्य है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखें। यानी कि ये सारे देश जो हैं वो अपने आप में, यूरोपियन देश जो हैं वो अपनी खुद की एक सिक्योरिटी शील्ड या फिर एक सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो किसी एक सुपर पावर यानी कि
यूएसए के अधीन रहें। वो इस बात से भी घबराए हुए हैं कि 1991 के बाद तो रशिया कमजोर हो गया, लेकिन रशिया जो है वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और उस टाइम पर अगर रशिया जो है वो अपना एक्सपांशन फिर से स्टार्ट कर देता है तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे। तो यूरोपियन देशों ने ये सोचा कि क्यों ना हम ही एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं जिनमें सिर्फ यूरोपियन देश ही हों और लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक ग्रुप बने। तो ऐसा ना हो, इसलिए यूएसए ने क्या किया कि यूएसए ने ये सारे अलग अलग देशों को नेटो का मेंबर बना लिया, ताकि यूरोप अलग से कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ना करें। तो आई होप यहां तक आपको चीजें जो हैं वो समझ में आ गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन आज नेटो की सिचुएशन क्या है। आज जो नेटो के ये 30 मेंबर कंट्रीज हैं, क्या ये सारे के सारे देश जो हैं वो सेम हैं? क्या ये सारे के सारे देश जो हैं उनकी सेम समस्या है? कौन सी ऐसी चीजें थी जो नेटो को एक साथ जोड़कर रखती थी? देखिए, जियोग्राफी वाइज बात करें, इकोनॉमी वाइज बात करें, तो आज नेटो के जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल स्टोरी जो है वो काफी अलग है। पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की बात करें तो भी काफी डाइवर्स देश हैं। ऊपर से आपको ये लगेगा कि ये सारे देश जो है वो डेमोक्रेटिक देश हैं, लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से इनको थोड़ी और गहराई से अगर देखें तो पता चलता है कि सभी की पॉलिटिकल ट्रेडिशंस भी काफी अलग हैं, और सभी की जो ऐतिहासिक चेतना है उसमें भी काफी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नेटो की थी वो ये थी कि नेटो जो है वो इस बात को प्रमोट करता था, या फिर इस बात के लिए नेटो का जन्म हुआ, फ्री वर्ल्ड वर्सेस कम्युनिस्ट एक्सपांशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर जो है वो काफी एक्सपांशन कर रहा था, तो इसी एक्सपांशन को रोकने के लिए नेटो का जन्म हुआ। लेकिन आज कोई ऐसी खतरा या फिर कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जिसका नेटो विरोध कर सके। 1991 के बाद और वॉर्सो पैक्ट के बाद ये यूएसएसआर का जो खतरा है वो नियरली खत्म हो गया है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल सॉलिडारिटी थी, यानी कि एक विचारधारा वाले जो देश मिलकर नेटो ग्रुप में काम कर रहे थे, आज ये जो एक विचारधारा जो एक प्रकार से उनका सुपर ग्लू था, ये सुपर ग्लू जो है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है, और जो एक मिलिट्री थ्रेट का जो एक खतरा था ये भी आज नियरली खत्म हो चुका है। खास करके कम्युनिज्म के फॉल के बाद और वॉर्सो पैक्ट के बाद ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं रही है जिसका नेटो विरोध कर सके, और जो खतरे के परसेप्शन हैं वो भी अलग अलग देशों के अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन देयर जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लोकेशंस एज वेल एज एक्सपीरियंसेस। अब ये जो हेट्रोजेनिटी है, यानी कि ये जो अलग अलग विचारधारा वाले देश जो हैं वो एक ग्रुप में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं और एक अम्ब्रेला के तहत रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज जो है इसकी वजह से सभी के अलग अलग इंटरेस्ट हैं और सभी को अलग अलग चीजें चाहिए, सभी के अलग अलग नेशनल गोल्स हैं, और इसकी वजह से ही नेटो जो है वो आज उतना ज्यादा एक यूनिट के तौर पर नजर नहीं आता है। अब मैंने आपको बताया था कि टर्की के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मैंने आपको दिखाया कि टर्की जो है वो एक बहुत ही पुराना नेटो का मेंबर है। 1952 से टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, लेकिन टर्की अकेला ऐसा देश है जिसने रशिया से S-400 मिसाइल खरीदी है। नेटो के बहुत सारे देशों ने इस चीज का विरोध किया, यूएसए ने भी विरोध किया था, लेकिन फिर भी टर्की ने यह कहा कि हमें ये मिसाइल्स चाहिए तो हम तो ये चीज खरीदेंगे ही, और उन्होंने यही किया। उन्होंने रशिया से S-400 मिसाइल खरीद लो। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि नेटो के अंदर भी बहुत सारे देश जो हैं वो सारी नेटो की चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने अपने एम्बिशंस को ध्यान में रखते हैं, वो और अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। अब 2008 की अगर हम बात करें तो यूएसए ने बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया नेटो पर कि यूक्रेन को आप नेटो का मेंबर बना लीजिए। रशिया इस बात का लंबे समय से विरोध कर रहा है, और रशिया जो है वो यूक्रेन को एक बफर जोन के तौर पर, एक बफर कंट्री के तौर पर देखता है, और यूक्रेन एक ऐसे लोकेशन पर है जो रशिया और नेटो फोर्सेस के बीच में एक प्रकार का नो मैन्स लैंड की तरह है। तो अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और 2014 में यूएसए ने बहुत टेक्टिक्स और बहुत एंकरेजमेंट के बाद जो लुकाशेंको साहब की सरकार थी यूक्रेन में, तो उसको हटा दिया और उसकी जगह पर एक प्रो नेटो या फिर प्रो वेस्टर्न वर्ल्ड वाली सरकार जो है वो यूक्रेन में आ गई। और इसी चीज़ की वजह से फाइनली रशिया ने
एक हमला बोल दिया आप कह सकते हैं, और क्रीमिया नाम का जो पोर्शन है वो छीन लिया और अपने कब्जे में ले लिया। 2014 से ही ये दोनबास रीजन जो है उसके कुछ पोर्शन में सेपरेटिस्ट ने भी यूक्रेनियन मिलिट्री पर हमला बोल दिया, और तब से ये वाला जो दोनबास वाला रीजन है वो अशांत रहा है पिछले लगभग 7-8 सालों से। और 2014-15 में ही ये मिन्स्क एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर दस्तखत हुए, और फाइनली ये जो दो प्रोविंसेस हैं या फिर ये जो दोनबास रीजन है उसको एक स्पेशल स्टेटस भी देना पड़ा। और इस चीज़ को लेकर यूक्रेन बिल्कुल ही खुश नहीं है। यूक्रेन का कहना यह है कि ये तो ऐसी चीज़ हुई कि हमारे ही दो राज्यों को हमें स्पेशल स्टेटस देना पड़ा, और आज रशिया का यहाँ पर दबदबा हो चुका है। अब दूसरे जो देश जो मिन्स्क एग्रीमेंट में शामिल थे जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, तो फ्रांस और जर्मनी के भी अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए कि ये दोनों देश भी नेटो के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों देश जो हैं उनके कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो रशिया के साथ भी अपने रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहते, वो यूएसए के साथ भी अपने रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहते, और वो नेटो के मेंबर भी रहना चाहते हैं। तो हर तरह से वो अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। रही बात यूएसए की, तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है ये भी एक बहुत बड़ी बात है व्हेन इट कम्स टू नेटो। आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम तो ऑलरेडी चल रही है, अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है ये जर्मनी के लिए सबसे चीपेस्ट गैस का सोर्स है, सबसे चीपेस्ट। और रशिया जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा गैस और ऑयल सप्लायर है। यूरोप का 40% जितना गैस और ऑयल जो है वो रशिया से आता है, और जर्मनी जो है वो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 माध्यम से बहुत ही कम दाम में अपनी इंडस्ट्रीज के लिए गैस परचेज खरीद सकता है। अब इस प्रोजेक्ट को अलग अलग यूरोपियन देश जो हैं वो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कुछ देशों का ये कहना है कि अगर हम रशिया से एनर्जी खरीदेंगे तो हम रशिया पर आधीन हो जाएंगे, हम उनके डिपेंडेंट हो जाएंगे। और यूक्रेन जो है उनका कहना यह है कि अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 जैसी पाइपलाइन जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं तो जो ट्रांजिट रेवेन्यू उनको मिलता है, गैस ट्रांजिट रेवेन्यू, यानी कि रशिया से जो पाइपलाइन वाया यूक्रेन दूसरे देशों तक पहुंचती हैं, तो ये रेम्यूनरेशन या फिर ये जो उनको पैसे मिलते हैं ये पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर ये गैस जो है वो दूसरी जगह से यूरोप में सप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो एक इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर यूक्रेन की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी और फ्यूचर में अगर रशिया यूक्रेन के साथ कुछ मिसबिहेव करता है तो ये सारे यूरोप के देश जो हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ अब यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूक्रेन का इंटरेस्ट ये है ये सारा गैस जो है वो वाया यूक्रेन ही दूसरे देशों तक पहुंचे। अब यूएसए जो है वो यहाँ पर एक प्रकार से अपना जो गैस है वो यूरोप के देशों को बेचना चाहता है। यूएसए का भी यहाँ पर कॉमर्शियल इंटरेस्ट है। यूएसए ने एक लेजिस्लेशन यानी कि एक लॉ भी पास किया कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, और इस बिल में लिखा हुआ है कि ये जो सैंक्शंस हैं वो यूएसए के एलएनजी एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए खास करके डिज़ाइन करके, और जो मेन प्रेरणा है वो यही है कि यूएसए जो है वो यूरोप के देशों को ज़्यादा गैस एक्सपोर्ट करें, और रशिया जो है उनके साथ एक कंपटीशन है गैस बेचने के लिए। तो इसी चीज़ को लेकर यूएसए ने जो है वो सैंक्शंस लगाए हैं। तो यू कैन सी हियर कि सभी कोई देश जो हैं वो अपने अपने हित को ही ध्यान में रख रहे हैं यहाँ पर। और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं जो यूएसए से अब गैस खरीदने वाले हैं उन्होंने तो अपना पोर्ट और सारी चीज़ें जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो यूएसए से गैस खरीदें और रशिया का गैस जो है वो ना खरीदें। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करें तो कोल्ड वॉर की जो विचारधारा थी और उस समय पर जो सिचुएशन थी उस टाइम पर तो नेटो परफेक्टली फिट बैठता था, लेकिन आज जैसे हमने देखा कि कॉमर्शियल और डिप्लोमेटिक, जियोग्राफिकल, फिर थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी अलग अलग देशों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग नेसेसिटीज़ हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिटी है। जो सुपर ग्लू वाला एक फॉर्मूला था नेटो का वो कहीं ना कहीं बहुत ही वीक हो चुका है, और आज की जो रियलिटीज़ हैं उसको नेटो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा है। और सिर्फ ये मेरे शब्द नहीं हैं, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम एज ए यूरोपियन कॉन्टिनेंट हम हमारी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग देशों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। उन्होंने तो
ब्रेन डेड जैसा शब्द भी नेटो के लिए इस्तेमाल किया और कहा कि नेटो जो है वो आज ब्रेन डेड हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी यानी कि यूरोप की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए हमें नेटो की जगह पर हमारा खुद का एक ग्रुप क्रिएट करना चाहिए। तो यू कैन सी हियर के यहाँ के कुछ पुराने मेंबर्स जो हैं वो भी फील कर रहे हैं कि नेटो जो हैं वो आज उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि फ़िलहाल नेटो की पोजीशन जो हैं वो काफ़ी वीक हो चुकी हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, डू लेट मी नो अबाउट the video, your review in the comment section, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies, stay curious. God bless you all. Jai Hind.